नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी बीएचयू के आरोपियों पर हुए बड़े खुलासे की, ईवीएम पर फंसे चुनाव आयोग की सफाई की, बात करेंगे इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को मिलती मजबूती की, जानेंगे इस साल सुप्रीम कोर्ट के किन फैसलों पर रहेगी देश भर की नजर, और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राम मंदिर मामले में फैसले को लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अहम टिप्पणी, कहा अयोध्या मामले में न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से लिया था निर्णय, फैसले में किसने क्या लिखा है उसका उल्लेख नहीं होगा। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का डिप्टी सीएम अजीत पवार पर तीखा हमला, कहा जो गुलाम बन गए हैं उन्हें बोलने का अधिकार नहीं। महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी सबसे आगे, एक साल में 16,000 से अधिक मामले आए सामने, राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से जारी किए गए आंकड़े। साल के पहले दिन शेयर बाजार में रही तेजी, सेंसेक्स 32 अंकों की तेजी के साथ 72,272 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 10 अंकों की तेजी के साथ 21,742 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू में 1 नवंबर 2023 की रात को एक छात्रा के शारीरिक उत्पीड़न की घटना सामने आई थी, और इस मामले में पुलिस ने जब आरोपियों की गिरफ्तारी की तो इसके साथ ही कई राज सामने आ गए, जिसमें बीजेपी के साथ ही अब यूपी पुलिस भी बुरी तरह से फंसती दिख रही है। तो क्यों बीएचयू का मामला बढ़ा रहा है बीजेपी की मुश्किलें, देखिए इस रिपोर्ट में। 1 नवंबर 2023 की रात को बीएचयू की छात्रा का 3 युवकों ने शारीरिक उत्पीड़न किया और उसका वीडियो भी बनाया, जिसे लेकर बीएचयू के छात्रों का गुस्सा उबल पड़ा। छात्रों ने आंदोलन किया, जबरदस्त प्रदर्शन हुए। छात्रों के गुस्से से दबाव में आई सरकार ने दावा किया कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर 2 महीने निकल गए। जब छात्रों ने सरकार को सीधे चेतावनी दी तो 31 दिसंबर 2023 को 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर आ गई। कुणाल पांडे, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब जो खुलासा इस गिरफ्तारी को लेकर हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। ये बात तो पहले से ही साफ हो गई थी कि आरोपी बीजेपी के नेता हैं और उनके संबंध बीजेपी के दिग्गज नेताओं से हैं। आरोपियों की तस्वीरें पीएम मोदी, सीएम योगी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सामने आई हैं, और इसी के चलते शायद यूपी पुलिस दबाव में दिखाई दे रही थी। पुलिस की जांच में ही ये साफ हो गया है कि आरोपियों की शिनाख्त घटना के 7वें दिन ही हो गई थी। यहाँ तक कि पीड़ित छात्रा ने भी तीनों आरोपियों की पहचान कर ली थी, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, क्योंकि जांच के दौरान ही पुलिस को एहसास हो गया था कि आरोपियों के तार बीजेपी के दिग्गज नेताओं से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भी पार्टी ने इन तीनों आरोपियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। तीनों आरोपी बीजेपी आईटी सेल के पदाधिकारी हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये वाराणसी से हैं, जो वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस पर किस नेता का दबाव था, किसके दबाव में पुलिस 2 महीने तक शांत बैठी रही। अगर छात्रों का आंदोलन थम जाता तो क्या पुलिस कार्रवाई नहीं करती? इस मामले में महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने पीएम मोदी से सवाल किए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या आरोपियों पर इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही थी कि वो मध्य प्रदेश में बीजेपी का प्रचार कर सकें। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर प्रदेश के बाकी हिस्सों का क्या हाल होगा। बीएचयू मामले से बीजेपी सवालों में घिर चुकी है, तो ईवीएम को लेकर पूरा लोकतंत्र ही सवालों में दिख रहा है। ईवीएम को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद अब चुनाव आयोग की ओर से सफाई सामने आई है। तो क्या कहा है चुनाव आयोग ने और क्यों ईवीएम पर उठ रहे हैं सवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन ने पीएम मोदी को सत्ता से हटाने के लिए अपनी कमर कस ली है, और इसके लिए ईवीएम पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेता लगातार ईवीएम को लेकर मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं और चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं, जिसका जवाब देने से चुनाव आयोग बचता दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडिया ने अगस्त 2023 में चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग से ईवीएम हैकिंग का मुद्दा उठाया था, जिसके जवाब में अब ईसीआई ने पत्र में उठाए सवालों का जवाब देते हुए कहा,
माइक्रो कंट्रोलर्स को हाई लेवल सिक्योरिटी और उसके उपायों के तहत फर्मवेयर के साथ पोर्ट किया जाता है। इसके लिए 4 लेयर सिक्योरिटी होती है और माइक्रो कंट्रोलर को L3 सिक्योरिटी में पोर्ट किया जाता है, जहां पर सिर्फ गिने चुने लोगों की एंट्री होती है। माइक्रो कंट्रोलर में फर्मवेयर प्रोग्राम लोड करने में भी किसी भी बाहरी एजेंसी, वो चाहे स्वदेशी हो या विदेशी, शामिल नहीं है। आपको बता दें, वीवीपैट पर चुनाव आयोग ने कहा कि इसमें 2 तरह की मेमोरी होती है, जहां पर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस माइक्रो कंट्रोलर के लिए रखी जाती हैं, जिसे केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। दूसरी वो जहां ग्राफिकल इमेज स्टोर की जाती है, वो जगह जहां पर उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में उम्मीदवारों के प्रतीक चिन्ह लोड किए जाते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि भारतीय ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज जांच करते हैं। सूत्रों की माने तो इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव आयोग के इस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने 19 तारीख की अपनी बैठक में चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा था, जिसे चुनाव आयोग ने अभी तक इग्नोर करता दिखाई दिया। आपको बता दें, ईवीएम को लेकर इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग से मिलने का समय लगातार मांग रहा है, लेकिन उन्हें चुनाव आयोग से निराशा हाथ लग रही है। ईवीएम को लेकर विपक्षी नेताओं के साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने भी सवाल उठाया है, जिससे ये लगता है कि लोकसभा चुनाव में ईवीएम बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव ईवीएम से ही कराएगा, ये तय हो गया है। तो दूसरी तरफ विपक्ष ने चुनाव की तैयारियां भी तेज कर दी हैं और अब कहा जा रहा है कि जिस राज्य में इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर सबसे ज्यादा बयानबाजी दिख रही थी, वहीं सबसे पहले यह मामला सुलझता हुआ दिख रहा है। बात महाराष्ट्र की कर रहे हैं, जहां से बड़ी खबर सामने आई है। तो क्या है खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में अब 2-2.5 महीने का ही समय रह गया है। चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस समय सबसे ज्यादा नजरें इंडिया गठबंधन के अंदर होने वाले सीटों के बंटवारे पर टिकी हुई है। गठबंधन की ओर से कोशिश हो रही है कि 400 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार उतारा जाए और ये संभव होते हुए भी दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 15 दिन पहले दिल्ली में सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में सीट शेयरिंग की काफी बातें साफ हो चुकी हैं। अगले 8-10 दिनों में ये क्लियर हो जाएगा कि राज्य में कौन सी पार्टी राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बीच शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने भी इस पर टिप्पणी की है। पाटिल ने कहा कि जल्द ही सीट बंटवारे की तस्वीर साफ हो जाएगी। दिल्ली में तीनों पार्टियों की वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक हुई है। जयंत पाटिल ने कहा कि मैंने सुना है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ बैठकें हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि तीनों दल एक बार फिर साथ बैठेंगे और इस सप्ताह के भीतर सब कुछ तय हो जाएगा। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि मेरी बात मल्लिकार्जुन खड़गे से हो गई है। महाराष्ट्र के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक कमेटी की स्थापना की है। पहले उनसे बात होगी, बाद में अगर हमें लगा तो हम मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से बात करेंगे। संजय राउत ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारा गठबंधन बीजेपी का पत्ता साफ कर देगा। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है, तो आंध्र प्रदेश में भी इसे मजबूती मिलती दिख रही है। यहां कांग्रेस तेजी से मजबूत हो रही है और इसका असर उन नेताओं पर भी दिख रहा है जो पहले कांग्रेस छोड़कर चले गए थे और अब कांग्रेस में एक और दिग्गज नेता की एंट्री होते हुए दिख रही है। पहले कर्नाटक, फिर तेलंगाना और अब कांग्रेस की नजर दक्षिण भारत के तीसरे राज्य आंध्र प्रदेश पर है। तेलंगाना की तरह कुछ समय पहले तक कांग्रेस को आंध्र प्रदेश में भी कमजोर माना जा रहा था, लेकिन दक्षिण के राज्यों में एक के बाद एक मिल रही जीत के बाद आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस तेजी से मजबूत हुई है, जिससे राज्य के राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। कांग्रेस के पुराने नेता पार्टी में वापस आ रहे हैं और इसका असर जमीन पर भी दिखने लगा है। और अब वाईएसआरटीपी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि वो अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कराने को तैयार हैं। 2 दिन में शर्मिला ने कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर ली है। 31 दिसंबर को शर्मिला कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिली। उसके बाद 1 जनवरी को वो कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए। दोनों के बीच आंध्र प्रदेश चुनाव को लेकर लंबी बातचीत हुई है और अब दावा ये किया जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं ने शर्मिला को अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कराने का प्रस्ताव दिया है और शर्मिला इसके लिए तैयार भी बताई जा रही हैं। वहीं आंध्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गिदुदु रुद्र राजू ने भी ऐलान किया है कि वाईएस शर्मिला जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो जाएंगी। कहा यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस शर्मिला को आंध्र प्रदेश या तेलंगाना की किसी सीट से चुनाव लड़ा सकती है। शर्मिला को कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी जगह दी जा सकती है। शर्मिला के कांग्रेस में आने से पार्टी को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही जगह फायदा मिलेगा। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि शर्मिला के बाद कांग्रेस
टीडीपी के साथ भी गठबंधन की कोशिश कर सकती है। कांग्रेस तेजी से मजबूत होती दिख रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी दबाव में दिख रही है, उन राज्यों में भी जहां हाल में ही उसने सरकार बनाई है। राजस्थान में तो बीजेपी का वोट बैंक माने जाने वाले राजपूत समाज ने राज्य सरकार को सबक सिखाने का ऐलान कर दिया है और सिर्फ राज्य सरकार को ही नहीं बल्कि मोदी सरकार को भी राजपूतों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यह गुस्सा लोकसभा चुनाव में निकलेगा। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी। 15 दिसंबर को भजनलाल ने सीएम पद की शपथ ली और मंत्रिमंडल का विस्तार 15 दिन बाद यानी 30 दिसंबर को किया। भजनलाल शर्मा सरकार में 22 नए मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन मंत्रिमंडल में राजपूतों को उनकी संख्या के हिसाब से हिस्सा नहीं मिल पाया, जिस कारण से अब उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जोधपुर के मारवाड़ राजपूत समाज में बीजेपी के खिलाफ भारी रोष है। समाज के पदाधिकारियों ने इसको लेकर मारवाड़ राजपूत समाज भवन में बैठक की और ऐलान कर दिया है कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में इसका भुगतान करना पड़ेगा। राजपूत समाज ने कहा कि 2018 में हम लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया और बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। मारवाड़ राजपूत समाज के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा ने बताया कि राजपूत समाज ने इस बार 90% वोट बीजेपी को दिया, लेकिन बीजेपी ने अपने मंत्रिमंडल विस्तार में समाज की उपेक्षा की है। समाज में केवल 3 विधायकों को ही मंत्री बनाया गया है। पहले बीजेपी राजपूत समाज के 45-46 लोगों को टिकट देती थी, इस बार सिर्फ 26 लोगों को ही टिकट दिया गया, जिसमें से 16 जीत कर आए। बीजेपी को गलतफहमी हो गई है और उसकी वो गलतफहमी हम निकाल देंगे। दरअसल राजस्थान में राजपूत समाज का वोट भैरव सिंह शेखावत के समय से ही बीजेपी को मिलता रहा है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में राजपूत समाज ने बीजेपी को हराने के संकेत दे दिए हैं। वैसे सिर्फ राजपूत ही नाराज नहीं है, बल्कि विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने गुर्जरों को साधने की भी कोशिश की थी, लेकिन राजस्थान में सिर्फ एक ही गुर्जर मंत्री बनाया गया है, जिससे गुर्जरों में भी नाराजगी दिखाई दे रही है। बीजेपी राजस्थान में ही मुश्किल में नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश में भी मुश्किल में दिखाई दे रही है। यहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही अपने पार्टी के दिग्गज नेता और राज्य सरकार के मंत्री का पुतला फूंक दिया है, तो क्यों अपने ही सरकार के मंत्री का विरोध कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में पार्टी के भीतर गुटबाजी बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। शिवराज सिंह चौहान के समर्थक पहले ही उन्हें सीएम न बनाए जाने से नाराज हैं। अब लोगों का गुस्सा कैलाश विजयवर्गीय पर भड़क रहा है। इंदौर जिले के देपालपुर तहसील में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर भड़के लोगों ने उनका पुतला जला दिया है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक मनोज पटेल के समर्थकों ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर अपना गुस्सा निकाला है। दरअसल 30 दिसंबर को कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। कार्यालय में सभी 9 विधायकों के साथ विधायक और कार्यकर्ता भी मौजूद थे, लेकिन मनोज पटेल को पहुंचने में देरी हो गई, जिस पर कैलाश विजयवर्गीय ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आइए मनोज जी जैसे लोग जीत गए, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब कार्यकर्ता की ताकत कितनी है ये गौर करने वाली बात है, समझने वाली बात है। अब बताया जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय के इस तंज से देपालपुर में मनोज पटेल के समर्थक काफी नाराज हुए हैं और उन्होंने चौराहे पर कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन कर दिया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कैलाश विजयवर्गीय ने मनोज पटेल का अपमान किया है, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। वहीं कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया। उनका कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की कितनी ताकत है ये देखने वाली बात है। यहाँ छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी भरपूर सम्मान दिया जाता है। अब आपको बता दें कि मनोज पटेल को राजनीति के क्षेत्र में शिवराज सिंह चौहान का शिष्य माना जाता है। उनकी छत्रछाया में ही मनोज पटेल ने राजनीति की बारीकियों को जाना है, लेकिन मोहन यादव के राज्य में मनोज पटेल अपनी राजनीति में कैसे आगे बढ़ेंगे, अब ये देखना दिलचस्प होगा। अब देखना है कि क्या कैलाश विजयवर्गीय अपने बयान पर माफी मांगेंगे, उन पर भी नजरें बनी रहेंगी। वैसे इस साल नजरें सुप्रीम कोर्ट पर भी लोगों की हैं, खासतौर पर उन फैसलों को लेकर जो देश की राजनीति को प्रभावित करेंगे। तो क्या है मामले जिन पर कोर्ट सुना सकता है फैसला, देखिए ये रिपोर्ट। इस साल सुप्रीम कोर्ट कई ऐतिहासिक फैसले देने वाला है, जिसका असर देश की राजनीति पर दिखाई देगा, जिसमें चुनाव से जुड़े इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों वाली संवैधानिक पीठ इस मामले में सुनवाई पूरी कर चुकी है और अब फैसला आने वाला है। कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग से लेकर सरकार तक कई सवाल किए थे। विपक्षी दल इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल उठा रहे हैं और ऐसे में कोर्ट के फैसले पर सभी की नजरें हैं। इसके साथ ही चुनावों में मुफ्त के वादों पर भी कोर्ट फैसला सुना सकता है।
याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय के वकील ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सुब्रमण्यम बालाजी मामले में जो फैसला दिया था उस पर दोबारा विचार की जरूरत है। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा था कि राजनीतिक दल चुनावी घोषणा पत्र में जो वादा करते हैं वो करप्ट प्रैक्टिस नहीं है, यानी इन्हें पूरा नहीं करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसके साथ ही याचिका में ये भी कहा गया है कि चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए मुफ्त उपहार देने का वादा करने वाले राजनीतिक पार्टियों की मान्यता रद्द की जाए। कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा। चुनाव से जुड़ा जो तीसरा मामला है वो दागी नेताओं के आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध से जुड़ा है। दोषी ठहराए जा चुके नेताओं के संसद या विधानसभा चुनाव लड़ने, राजनीतिक पार्टी बनाने या किसी पार्टी का पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कोर्ट इसी साल इस पर फैसला सुना सकता है। इसके अलावा दिल्ली सर्विसेज मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरें रहेंगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने पहले दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन केंद्र सरकार ने कानून बनाकर कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। इसे लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और इसके अलावा ईडी से जुड़े मामलों में भी सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी को गिरफ्तारी, संपत्ति जब्ती, कुर्की के साथ साथ सर्च करने का अधिकार पर कोर्ट को फैसला सुनाना है। और बुलेटिन के आखिरी में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। कहते हैं योग करने से सेहत अच्छी होती है और अगर वो 108 जगह पर एक साथ हो तो गिनीज बुक में नाम दर्ज हो जाता है। गुजरात में भी ऐसे हुआ। लोगों ने 108 जगह पर एक साथ सूर्य नमस्कार किया और उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज हो गया। तो हुआ ना कि लोगों की सेहत भी अच्छी हुई और इवेंट पार्टी ऑफ इंडिया की भी सेहत बहुत अच्छी हुई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।